हेलो। आज हम देख रहे हैं वेक्टर एसटीएल। आज हम वेक्टर एसटीएल को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। कैसे हम वेक्टर एसटीएल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसके इनबिल्ट फंक्शनों को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसमें इनपुट ले सकते हैं, कैसे हम उसमें आउटपुट कर सकते हैं, ये सब आज हम जानेंगे। इन प्रीवियस वीडियो हमने टपल एसटीएल के बारे में समझा था कि टपल एसटीएल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसमें इनपुट सब लेते हैं। आज हम वेक्टर एसटीएल के बारे में जानेंगे कि कैसे हम वेक्टर में इनपुट सब लेते हैं और कैसे हम उसके इनबिल्ट फंक्शनों को क्रिएट करते हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। और हम इसकी हेडर फाइल के बारे में जानेंगे, क्या उसकी हेडर फाइल होती है और कैसे हम इन सबको यूज़ करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम अपने एडिटर पे आ गए हैं, जहाँ पे मैंने वेक्टर एसटीएल का कोड कर रखा है। आइए सबसे पहले इसकी हेडर फाइल के बारे में समझते हैं कि क्या इसकी हेडर फाइल होती है। जैसे कि हमें पता है हर एक एसटीएल की अपनी एक हेडर फाइल होती है, तो ऐसे ही वेक्टर एसटीएल की भी अपनी एक हेडर फाइल है जो हैज़ इंक्लूड एंड एंगुलर बेसिस में वेक्टर लिखना होता है। तो हम इसकी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं ताकि हम इजीली वेक्टर के इनबिल्ट फंक्शनों को हम यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे कि हमने पहले ही समझा था कि हमारी ये कॉमन हेडर फाइल भी होती है बिट्स वाली, जिससे अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हम अदर हेडर फाइल को इंक्लूड करें या ना करें वो हमारी मर्जी होती है। तो हम सीधा फिर डायरेक्ट अपने मेन फंक्शन पे आते हैं कि जहाँ पे मैंने वेक्टर एसटीएल को क्रिएट कर रखा है। तो वेक्टर एसटीएल को क्रिएट करने के लिए वही सिंपली वे है जिसको अभी हम पहले हम जैसे बाकी एसटीएल को हमने डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही इसको भी हम डिक्लेयर करते हैं कि वेक्टर आपको कीवर्ड लिखना पड़ता है वेक्टर। फिर उसको एंगुलर बेसिस में आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है कि कौन सा डेटा टाइप का आप वेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं इंटीजर टाइप का मैंने यहाँ वेक्टर क्रिएट करा, तो इसलिए मैंने एंगुलर बेसिस में इंटीजर लिखा है। फिर आपको ऑब्जेक्ट मतलब उसका आइडेंटिफायर आपको बताना पड़ेगा कि किस नाम से वो वेक्टर जाना जाएगा, तो मैंने वी नाम से ही लिख दिया। आप कोई भी नाम से आप कर सकते हैं। फिर एक इनपुट तरीका, अगर आपको इनपुट जैसे कि हार्ड कोड करना है तो आप ऐसे इसको हार्ड कोड कर सकते हैं। हार्ड कोड कि आप कर्ली ब्रेसिस में आप वो एलिमेंट डाल दीजिए जितना आपको एलिमेंट इसमें इंसर्ट कराना है। तो मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट इंसर्ट करा दिए, 10, 20, 3 एंड 4। तो ये मेरे वेक्टर में चलेगा, ये 10, 20 और 3 और 4, ये मेरा वेक्टर इनिशियलाइज हो गया इन एलिमेंट से। तो जरा ये समझते हैं कि आखिर क्या हम वेक्टर में कितने भी एलिमेंट इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसका जवाब है यस, कि आप वेक्टर में कितने भी एलिमेंट इंसर्ट करा सकते हैं। मतलब इसकी जो मेमोरी है, वेक्टर की जो मेमोरी है, वो रन टाइम पे डिसाइड होती है कि कितनी इसको मेमोरी एलोकेट होनी है। क्योंकि ये रन टाइम पे ही आप सारे एलिमेंट सब डालते हैं, तो इसलिए इसकी रन टाइम पे डिसाइड होती है। अगर आपको ध्यान होगा एरे एसटीएल के बारे में, एरे एसटीएल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका साइज भी डिक्लेयर करना होता है कि कितने टाइप का कितना साइज आप रखना चाहते हैं, मतलब कितने एलिमेंट को आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। बट वेक्टर में आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओनली डेटा टाइप आप डालिए और आप जितने भी एलिमेंट आप इंसर्ट कराना चाहते हैं उतने एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे। वेक्टर एसटीएल में यही एक खास बात है कि आपको साइज का कोई लेना देना नहीं होता, ओनली डेटा टाइप, और आप जितने भी एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहें तो आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक वेक्टर एसटीएल यहाँ पे डिक्लेयर्ड। अब हम आते हैं कि इसमें हम आखिर इनपुट कैसे लेंगे अगर हमें इनपुट लेना हो तो जैसे कि अभी हमने देखा कि कैसे हम हार्ड कोड कर सकते हैं, वैसे ही हम अब देखेंगे कैसे हम इसको लूप में इनपुट ले सकते हैं। लूप में लेने के लिए आपको सिंपली फॉर लूप जैसे आप क्रिएट करते हैं वैसे आप क्रिएट करेंगे, एंड आप जितने एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उतने एलिमेंट का आप लूप चला सकते हैं। तो मैंने जैसे वेक्टर की इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए वेक्टर की मैंने i इज इक्वल टू 0, एंड मैं 4 एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहता हूँ, इसलिए i लेस देन 4 एंड i प्लस प्लस, हर बार उसकी वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट होती रहेगी। और फिर उसके अंदर मैंने सीन की एक स्टेटमेंट चला दी ताकि यूज़र इसमें इनपुट दे सके। तो ये हमने यूज़र इनपुट टेक कर दिया यूजिंग लूप। अभी हमने ऊपर हार्ड कोड के बारे में समझा था कि कैसे हम हार्ड कोड कर सकते हैं वेक्टर में, और अभी हमने अब समझ लिया कि कैसे हम यूजिंग लूप भी इनपुट करा सकते हैं। अब आते हैं हम इसके आउटपुट पे, कैसे हम इसमें आउटपुट कर सकते हैं। तो आउटपुट के लिए भी सेम इनपुट जैसा ही है, आप फॉर लूप चला दीजिए इंडेक्सिंग 0 से, और जितने एलिमेंट आपको प्रिंट कराने हैं, तो i लेस देन मैंने जैसे यहाँ पे 4 कर रखा है क्योंकि मेरे को 4 एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट कराने हैं। उसके बाद हर बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, इसलिए i प्लस प्लस। फिर सी आउट में मैंने लगा दिया v ऑफ i
कि वेक्टर की हर एक इंडेक्स पे जाएंगे एंड जो वैल्यू होगी वो विद द हेल्प ऑफ सी आउट हर बार प्रिंट होती चली जाएगी, जैसे कि हम एरे में भी करते आ रहे हैं हर बार कि एरे में जैसे हम प्रिंट सब कराते हैं, इनपुट लेते हैं, सेम वैसे ही आपको वेक्टर में भी करना है। कोई वेक्टर और एरे में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट जैसे मैंने बताया साइज़ का चेंजेस है कि आपको एरे में साइज़ डिक्लेयर करना पड़ता है, वेक्टर में आपको कोई साइज़ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर और एरे में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी इनपुट आउटपुट की जो सब कंडीशन जो भी है वो सब सेम रहती है। तो हम पे एक और आता है, एक चीज़ और आती है कि कैसे, मतलब थर्ड वे भी एक आता है प्रिंट कराने का एलिमेंट का, वो आता है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के लिए। एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है हम पे जिससे कि हम अपनी एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। ये यहाँ तक कि हमने एरे में भी ये कर चुके हैं कि एरे में अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को जब हमें प्रिंट कराना होता है तो हम इस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो सेम वैसे मैंने यहाँ सी आउट में यूज़ कर रखा है, सी आउट वैक्टर ऑफ जीरो, मतलब जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, एंड ऐसी सेम सी आउट वैक्टर ऑफ टू, जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो मेरी प्रिंट हो जाएगी। तो ये होते हैं हमारे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जिसमें आप अपनी इंडेक्स को देते हैं, तो उसे हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहते हैं। तो आइए अब इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है जहाँ पे प्रिंट हो रहा है 10 20 3 4, जो हमने हार्ड कोड करा था जब हमने वेक्टर को इनिशियलाइज करा था, तो वो वैल्यू मेरी प्रिंट हो गई 10 20 3 4। और जब हमने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज़ करा तो उसमें हमने इंडेक्स पास कर रखी थी 0 और 2 की, तो 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है 10, तो प्रिंट हो गया, एंड सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है मेरा 3, तो मेरा वो प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ईजिली हमने वेक्टर को इनिशियलाइज भी कर दिया और उसको प्रिंट भी करा दिया, एंड उसके सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को भी अब हमने यूज़ कर लिया। तो मूव करते हैं हम आगे की ओर। तो अब हम इसका इनबिल्ट फंक्शन देखते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ इनबिल्ट फंक्शन करके रख रखे हैं जिनको हम अपने कोड में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इनबिल्ट फंक्शन है हमारा आता है पुशबैक, जो आपके वेक्टर में पीछे से वैल्यू इंसर्ट करवाता है। तो पुशबैक फंक्शन। दूसरा है आपका कैपेसिटी फंक्शन, जो आपके वेक्टर की कैपेसिटी को बताता है कि वेक्टर की कितनी कैपेसिटी है। थर्ड फंक्शन आता है पॉप बैक। ये जो आप पॉप बैक जो फंक्शन है ये वेक्टर को पीछे से हर एक एलिमेंट को डिलीट करता है। अगला आता है साइज फंक्शन। साइज फंक्शन जो है आपके वेक्टर का साइज रिटर्न करा देता है कि कितना वेक्टर का साइज है। अगला आता है क्लियर फंक्शन। जो क्लियर फंक्शन जो होता है वो वेक्टर को पूरा क्लियर कर देता है। फिर अब अगला आता है ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन क्या करता है, ये आपसे इंडेक्स लेता है आर्ग्यूमेंट में और आपको उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू रिटर्न कर देता है जो वैल्यू होगी उस इंडेक्स पे। फिर अगला आता है फ्रंट एंड बैक फंक्शन। फ्रंट एंड बैक फंक्शन जो है वो आपको वैल्यू बता देता है कि फ्रंट में कौन सी वैल्यू पड़ी है वेक्टर के और बैक में कौन सी वैल्यू पड़ी है वेक्टर के। तो ये आपको ये दोनों वैल्यू रिटर्न करके दे देते हैं, ये दोनों फ्रंट एंड बैक फंक्शन। तो आइए अब इनको एक एक करके इंप्लीमेंट करते हैं इन सभी इनबिल्ट फंक्शनों को। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है पुशबैक फंक्शन। यहाँ पे मैंने पुशबैक फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, इंसर्ट क्रिएट कर रखा है। जो पुशबैक फंक्शन जो है वो हमें पता है कि आपके वेक्टर को पीछे से वैल्यू इंसर्ट करवाता है, तो इसलिए आपने जो वेक्टर का नाम रख रखा है आप उसको लिखेंगे जो उसका आइडेंटिफायर है। तो हमें पता है हमने वी रख रखा है उसका नाम, तो वी डॉट पुशबैक, ये इनबिल्ट फंक्शन हो गया पुशबैक। और वो आपसे आर्ग्यूमेंट में लेता है वो एलिमेंट जो इंसर्ट उसको कराना है पीछे से वेक्टर में। तो मैंने लिख दिया 55। तो ये जो 55 जो है ये मेरे वेक्टर में लास्ट इंडेक्स पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। और फिर मैंने यूजिंग फॉर लूप मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ ताकि मेरे को पता चल जाए कि क्या ये मेरा 55 इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो आइए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है जहाँ पे मेरे को सबसे लास्ट में प्रिंट होता हुआ दिख रहा है 55। एंड जो ये जो मेरे ऊपर के जो एलिमेंट है, अगर आपको याद होगा जब हमने ऊपर वेक्टर को जब इनिशियलाइज करा था तो उसमें हमने जब इंसर्ट करी थी वैल्यू तो यही सब वैल्यू इंसर्ट करी थी। एंड जब हमने अभी पुशबैक फंक्शन को यूज़ करा तो हमने 55 इंसर्ट करवाया था, तो मेरा 55 लास्ट में इंसर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा पुशबैक फंक्शन सही से काम कर रहा है। तो आगे देखते हैं हम अगले फंक्शन। तो मेरा जो अगला फंक्शन जो है वो एक कैपेसिटी फंक्शन है। तो जैसे कि हमें पता है जो कैपेसिटी फंक्शन है वो आपके वेक्टर की कैपेसिटी रिटर्न कर देगा कि कितनी कैपेसिटी है, मतलब कितने एलिमेंट इसमें इंसर्ट हो रखे उस वेक्टर की कितनी कैपेसिटी है वो आपकी रिटर्न कर देगा। तो सिंपली आपको सिंपली उस क्योंकि वेक्टर जो कैपेसिटी फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली सी आउट की स्टेटमेंट में, तो सी आउट यूज़ करके मैं उस फंक्शन को यूज़ कराऊँ ताकि डायरेक्टली प्रिंट हो जाए। तो आइए हम इसका आउटपुट देखते हैं इसका भी कि क्या सही आउटपुट आता है मेरा या नहीं आता। तो आप ये देखिए कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उस पर 4 प्रिंट होता दिखाई दे रहा है। 4 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब हमने वेक्टर को डिक्लेयर करा था तो उसमें हमने 4 एलिमेंट इंसर्ट करे थे, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे 4
प्रिंट होता दिखाई दे रहा है कि 4 एलिमेंट मतलब आपके वेक्टर की 4 कैपेसिटी है, मतलब 4 एलिमेंट इसने अपने अंदर ले रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा कैपेसिटी फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो मूव करते हैं हम अब अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो हमारा पॉप बैक फंक्शन है, एंड हमें पता है कि हमारा जो पॉप बैक फंक्शन जो होता है वो हमारा पीछे से वैल्यू को डिलीट करता रहता है। मतलब जो हमारी लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको सबसे पहले डिलीट करेगा, फिर सेकंड लास्ट एंड ऐसी सो ऑन। तो इसको भी अगर हमें यूज़ करना है तो सिंपली जैसे हमने पुश बैक फंक्शन को यूज़ करा था वैसे हम इसको भी यूज़ करते हैं कि आपको वेक्टर का नाम लिखना है, जो आपने वेक्टर का नाम डिक्लेयर कर रखा है यूजिंग डॉट ऑपरेटर। आपको डॉट ऑपरेटर से फिर उस फंक्शन का नाम, तो पॉप बैक फंक्शन को हम यहाँ यूज़ करें तो पॉप बैक, एंड ये आपसे कोई आर्गुमेंट तो लेता नहीं, क्यों? क्योंकि इसको सिंपली डिलीट करना होता है, तो इसलिए इसके पैरेंथेसिस खाली रहते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना एक आइटरेटर क्रिएट कर रखा है ताकि मेरे को पता चल जाए कि क्या पॉप बैक फंक्शन मेरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने वैसे आइटरेटर को तो पहले भी समझ रखा है, पहले और एसटीएल में हमने इनको यूज़ कर रखा है, आइटरेटर को यूज़ कर रखा है कि कैसे हम आइटरेटर को सब यूज़ करते हैं। बट तब भी हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कैसे हम आइटरेटर सब डिक्लेयर करते हैं। आइटरेटर डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको उस एसटीएल का नाम लिखना होता है जिस एसटीएल के लिए आप आइटरेटर को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ वेक्टर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर, एंड जो मैंने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है कि किस टाइप का मेरा वेक्टर था तो वही आपको टाइप भी डिक्लेयर करना होता। तो इंटीजर टाइप का है तो इसलिए मैंने इंटीजर। फिर आपको डबल मेंबर स्कोप लगाना होता है। फिर डबल मेंबर स्कोप के बाद आपको आइटरेटर कीवर्ड लिखना होता है ताकि पता चल जाए कि आप यहाँ पे आइटरेटर का यूज़ करने वाले हैं, एंड फिर उसका एक ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे उसका एक एक्स ऑब्जेक्ट बना दिया, आप कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर उसको हम इनिशियलाइज करा देते हैं वेक्टर के बिगिन से, वी डॉट बिगिन। ये बिगिन एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो बिगिन फंक्शन क्या करेगा, वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो मेरा इटरेटर एक्स जो है उससे इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं वाइल लूप में। वाइल लूप में मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक कंडीशन लगा रखी है, जब तक मेरा आइटरेटर मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड, मतलब जो मेरा आइटरेटर का जो ऑब्जेक्ट है वो इंक्रीमेंट हो के कहाँ चले जाए, वेक्टर के एंड तक जब तक ना चले जाए तब तक मेरा वाइल लूप चलता रहेगा। एंड भी एक इनबिल्ट फंक्शन है हमारा, जो हमारा पता चल जाता है कि क्या वेक्टर की लास्ट इंडेक्स आ गई है या नहीं। फिर उस वाइल लूप के अंदर मैंने एक सी आउट की स्टेटमेंट लगा रखी है, सी आउट एस्टरिस्क एक्स। एस्टरिस्क एक्स से क्या होगा कि मेरी सारी वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी। और हमें पता है अगर हमें वैल्यू प्रिंट करानी है किसी पॉइंटर ऑब्जेक्ट की तो हमें एस्टरिस्क का यूज़ करना होता है। आइटरेटर के जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं वो एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको एस्टरिस्क का यूज़ करना पड़ेगा। फिर सिंपली एक्स प्लस प्लस, ताकि हर बार वो वेक्टर की एक अगली इंडेक्स पे जाता रहे एंड वो प्रिंट करता रहे। और ऐसे ही आप हर एक एसटीएल के लिए आइटरेटर यूज़ कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे जहाँ पे मैंने वेक्टर इंट लिख रखा है यहाँ पे आपको अदर एसटीएल का नाम लिखना होगा। तो आइए हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या मेरा पॉप बैक फंक्शन सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप ये देखिए कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गया एंड इसमें प्रिंट हो रहा है 1023। तो 1023 का क्या मतलब, अगर आपको याद हो जब हमने वेक्टर डिक्लेयर करा था तो उसमें हमने 4 एलिमेंट इंसर्ट करे थे। यहाँ तक कि हमने जब कैपेसिटी फंक्शन को भी यूज़ करा तो उसमें वो 4 की कैपेसिटी दिखा रहा था, मतलब 4 एलिमेंट आपके आ रखे हैं। तो बट यहाँ पे हमें 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब चौथा जो एलिमेंट है हमारा, जो फोर्थ एलिमेंट जो है वो हमारा पॉप बैक हो चुका है। एंड फोर्थ एलिमेंट हमारा क्या था, 4 ही था। अगर आपको ध्यान होगा जब हमने वेक्टर को डिक्लेयर करा था तो हमने 1023 एंड 4 इंसर्ट कर रखा था, जो बट हमने पॉप बैक फंक्शन को यूज़ करा तो उसमें वो उसने डिलीट कर दिया। इसका मतलब क्या हो कि मेरा पॉप बैक फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो हम मूव करते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो एक साइज फंक्शन है। जैसा कि हमें पता है कि साइज फंक्शन जो होता है वो रिटर्न कर देता है कि आपके वेक्टर का साइज क्या है, मतलब वो वैल्यू रिटर्न कर देता है कि आपके वेक्टर का साइज कितना है। तो उसको भी सेम मैंने जैसे हमने कैपेसिटी फंक्शन को यूज़ करा वैसे ही हम साइज फंक्शन को भी यूज़ करें कि सी आउट में हम उस फंक्शन को यूज़ कर रहे थे जैसे वी डॉट साइज। तो साइज फंक्शन जाके वेक्टर को देखेगा एंड जो भी उसका साइज होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। तो ये भी सिंपली ऐसे ही आपको डिक्लेयर कर देना है। तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या साइज़ दे रहा है ये मेरा साइज़ फंक्शन। तो अब आप ये देखिए कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें प्रिंट हो रहा है 4। कि 4 कैसे, कि हमने 4 एलिमेंट को इंसर्ट कर रखा था वेक्टर में, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो मतलब हमारा साइज़ फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो अब मूव करते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो क्लियर फंक्शन है। क्लियर फंक्शन जैसे कि हमें पता है कि ये आपके पूरे वेक्टर को क्लियर कर देता है, मतलब सारे एलिमेंट को डिलीट कर देता है। तो उसको हम सिंपली यूज़ कर रहे हैं कि वो वेक्टर का नाम जो हमने वेक्टर ऊपर डिक्लेयर कर रखा था एंड डॉट ऑपरेटर से उस फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो क्लियर फंक्शन को हम यूज़ करें एंड ये आपसे कोई आर्ग्यूमेंट में लेता नहीं, इसलिए इसके पैरेंथेसिस खाली हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या ये मेरे वेक्टर को क्लियर करता है या नहीं करता।
तो आप ये देखें कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें कुछ भी प्रिंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ब्लैंक प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने क्लियर फंक्शन को यूज़ करा है। तो उसने क्या करा, सारे एलिमेंट को डिलीट कर दिया है वेक्टर के, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट स्क्रीन प्रिंट हो रही है। इससे पहले हमारे सारे एलिमेंट प्रिंट हो रहे थे, बट जैसे ही हमने क्लियर फंक्शन को यूज़ करा वो मेरे सारे एलिमेंट क्लियर फंक्शन ने क्लियर कर दिए हैं वेक्टर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा क्लियर फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो अब अपने मूव करते हैं हम अपने अगले फंक्शन की। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो हमारा एट फंक्शन है। एंड एट फंक्शन क्या करता है, आपसे एक आर्ग्यूमेंट लेता है, आर्ग्यूमेंट में आपसे वो वेक्टर की इंडेक्स लेता है एंड उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको प्रिंट वो कर देगा। तो इसलिए मैंने इसको भी सी आउट में ही यूज़ कर लिया इस फंक्शन को। वो वेक्टर डॉट मतलब आपके उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और उस फंक्शन का नाम, तो एट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं एट, एंड मैंने उसमें पास कर दिया वन, मतलब वन इंडेक्स अपनी पास कर दी एंड जो भी वन इंडेक्स पे मेरा एलिमेंट पड़ा होगा वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो आइए अब इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो आप ये देखें कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें प्रिंट हो रहा है 20। तो 20 का मतलब क्या हो कि मैंने जब हमने वेक्टर ऊपर डिक्लेयर करा था तो उसमें जो हमने वैल्यू इंसर्ट करी थी उसमें एक 20 भी थी वैल्यू, वो हमने अपनी फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करा रखी थी। तो इसलिए जब मैंने फर्स्ट इंडेक्स को एट फंक्शन से यूज़ करा तो उसने मेरे को 20 रिटर्न कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, मेरा एट फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो फिर अब मूव करते हैं हम अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो हमारा फ्रंट एंड बैक फंक्शन है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा फ्रंट और बैक फंक्शन क्या करता है कि जो फ्रंट में जो वैल्यू पड़ी होगी, मतलब वेक्टर की जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमारा फ्रंट फंक्शन जो है वो रिटर्न कर देगा, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ेगी। एंड जो हमारी लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमारा बैक फंक्शन रिटर्न कर देगा, कि बैक फंक्शन मतलब लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमारा बैक फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो जब वो वैल्यू रिटर्न करेगा इसलिए मैंने इसको सी आउट में सिंपली यूज़ कर लिया। तो हम आउटपुट देखते हैं अब इसका कि आउटपुट क्या आता है। तो आप ये देखें कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड आउटपुट स्क्रीन में जो हमारा जो फ्रंट फंक्शन है उसने मेरे को 10 रिटर्न करके दिया एंड जो हमारा बैक फंक्शन जो है उसने मेरे को 4 रिटर्न करके दिया, जो इसका एकदम सही आउटपुट आ रहा है। क्योंकि हमें पता है जब हमने वेक्टर ऊपर डिक्लेयर करा था तो हमने यही सब वैल्यू इंसर्ट कर रखी थी कि जीरो इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू थी वो 10 थी एंड जो हमारी फोर्थ इंडेक्स पे मतलब जो हमारी बैक लास्ट इंडेक्स पे जो होती है हमारी वो हमारी 4 थी। तो इसलिए मेरे को उसने 4 रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, मेरा फ्रंट एंड बैक फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो फिर हम आगे मूव करते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कैसे हम वेक्टर एसटीएल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उसमें इनपुट लेते हैं, कैसे हम उसके इनबिल्ट फंक्शनों को यूज़ करते हैं। आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एंड अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए